वो दरअसल बात यह है, हम अपनी बहू को लेने आए हैं। गायत्री के इतना बोलते ही जानकी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी और बोली, माफ करना, मुझे लगता है आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। यहाँ कोई आपकी बहू नहीं रहती। हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई है। हम सिया की बात कर रहे हैं। सिया हमारी बहू है, हमारे राघव की पत्नी। गायत्री देवी ने जैसे ही बोला, जानकी की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और वह हैरानी से सिया की तरफ देखने लगी, जो शर्मिंदगी से नजर चुरा रही थी। दरवाजे पर खड़े अतुल ने जब यह सुना तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने खुद को संभालने के लिए दरवाजे को पकड़ा और अंदर आकर बोले, क्या कहा आपने? फिर से कहिए। गायत्री देवी अतुल को अचानक से सामने खड़ा देखकर बोली, हमें आपसे बात करनी थी। अच्छा हुआ आप आ गए। आप आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। बोलिए, आपको क्या बात करनी है, हम सुन रहे हैं। यहाँ आने का हमारा मकसद यह है, हम अपनी बहू सिया को लेने आए हैं। देखिए, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। सिया हमारी बेटी है, वो आपकी बहू नहीं है। आपको कोई गलत फहमी हुई है। अतुल जी और जानकी जी, हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई है। अगर आप लोगों को हमारी बातों पर भरोसा नहीं है तो हम आपको सबूत दिखा सकते हैं, सिया और राघव की शादी का। दिखाइए सबूत, क्या सबूत है आपके पास? राघव, फाइल दीजिए हमें। गायत्री देवी ने राघव से फाइल लेते हुए बोला, जिसे राघव ने उनको पकड़ा दिया और गायत्री देवी ने फाइल अतुल की तरफ बढ़ा दी, जिसे अतुल ने हाथ बढ़ाकर ली और खोलकर देखने लगे। अतुल ने जैसे ही फाइल खोली तो वह हैरान रह गए और चेहरे का रंग उड़ गया। जानकी ने अतुल के चेहरे का रंग उड़ता देखकर फाइल उनके हाथ से ली और देखने लगी। सबसे पहले पन्ने पर सिया और राघव की तस्वीर थी, जिसमें वह सिया की मांग में सिंदूर भर रहा था, और दूसरे पन्ने पर शादी का सर्टिफिकेट था, जहां सिया और राघव के सिग्नेचर थे। सिया, ये क्या है बेटा? इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छिपाई? जानकी गुस्से से सिया की तरफ देखकर बोली। लेकिन अतुल खामोशी से बैठे सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ऐसा हो क्या रहा है। जवाब दो सिया, ये सब क्या है? आंटी, इसमें सिया की कोई गलती नहीं है। जो भी पूछना है आप मुझसे पूछिए। राघव उनके पास आकर बोला, आप ही बताइए यह सब क्या है? सैम ने जब सिया को धोखा दिया, उस वक्त मुझे लगा सिया के साथ कोई और ना ऐसा करे जैसा सैम ने उसके साथ किया है, इसलिए मुझे इससे शादी करनी पड़ी। सिया इस शादी के लिए राजी नहीं थी, इसलिए जबरदस्ती मैंने इससे शादी की और इस रिश्ते को अपनाने के लिए कुछ वक्त दिया। लेकिन सिया इस रिश्ते को मानने के लिए तैयार नहीं थी, और फिर आप लोग यहाँ आ गए। पूरे 2 साल बाद मैंने सिया को बहुत मुश्किल से ढूंढा है, और अब हम सिया को अपने साथ घर लेकर जाने आए हैं। इतना बोलकर राघव चुप हो गया, लेकिन जानकी और अतुल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सिया नजरें झुकाए चुप खड़ी थी। तो क्या हम अब सिया को अपने साथ घर ले जा सकते हैं? गायत्री देवी खड़े होते हुए बोली, इतनी बड़ी बात हो गई और हमें कानों कान खबर तक नहीं हुई। सिया, हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई थी जो तुमने इतना बड़ा कदम उठाया? बाबा, यह सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, वह रोते हुए बोली और वहीं नीचे बैठ गई। माफ करने और ना करने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। तुम तो इतनी बड़ी हो गई हो, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी के सारे फैसले लेने लगी। हमारी माफी की तुम्हें क्या जरूरत पड़ने लगी? बाबा प्लीज ऐसा मत कहिए। आपकी नाराजगी हम सह नहीं पाएंगे। हमारी नाराजगी का अगर इतना ही ख्याल होता तुम्हें, तो तुम ये इतना बड़ा कदम ना उठाती। माँ प्लीज, बाबा को समझाइए ना। आप तो अपनी बेटी को जानती हैं ना। सिया रोते हुए उनके पास आकर बोली, तुमने हमारे भरोसा का गलत फायदा उठाया है। मैं कुछ नहीं बोल सकती, अपने बाबा से बात करो। उन्होंने माफ कर दिया तो मैं भी माफ कर दूंगी। जानकी जी, हमारे पोते ने पहले ही आप सबको बता दिया है, इन सब में सिया की कोई गलती नहीं है। जो भी किया उन्होंने किया है, इसलिए सिया से नाराज आप नहीं हो सकती। सिया की कोई गलती नहीं है। हाँ आंटी, सिया की कोई गलती नहीं है। जो भी किया है मैंने किया है। राघव इतना ही बोला था, तभी अतुल खड़े होकर बोले, आप लोग सिया को अपने साथ ले जा सकते हैं, हम नहीं रोकेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सिया इस घर से जाएगी, लेकिन हमसे सारे रिश्ते खत्म करके। अतुल के इतना बोलते ही सबने हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। ये आप क्या बोल रहे हैं अतुल?
माना कि बच्चों से गलती हो गई है, इसका मतलब यह नहीं है आप सिया को इतनी बड़ी सजा दें। सिया आपकी बेटी है, कोई गैर नहीं। एक बार इसकी बात तो सुन लीजिए आप। देखिए गायत्री जी, सिया हमारी बेटी है और इसके साथ क्या करना है और क्या नहीं, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। आप हमारे बीच में ना ही बोलें तो बेहतर है। अतुल हाथ जोड़कर गायत्री देवी से बोले। जानकी, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। जब तक लौटकर घर आऊँ तब तक ये लड़की यहाँ से चली जानी चाहिए। बाबा, आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं आपकी बेटी हूँ, आप ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ। माँ, आप तो समझाइए ना बाबा को। मुझे इन लोगों के साथ नहीं जाना है, आपके और बाबा के साथ रहना है। माँ प्लीज बोलिए बाबा को, ऐसे मुझसे नाराज होकर नहीं जा सकते। अतुल ने एक नज़र सिया पर डाली और बोले। जानकी, मैंने अभी क्या बोला? समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मेरे आने से पहले ये लड़की मुझे अपने घर में नजर नहीं आनी चाहिए। इतना बोलकर अतुल घर से बाहर निकल गए और सिया रोते हुए उनको देखती रही। गायत्री देवी ने सिया के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे चलने के लिए बोला। माँ, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गायत्री जी, घर पहुंचकर फोन करके बता देना आप लोग अच्छे से पहुंच गए हैं या नहीं। खाना खाकर जाइएगा, मैंने जाकर खाना बना लेती हूँ। जानकी ने अपने गालों पर बह रहे आंसुओं को साफ करते हुए कहा और किचन में चली गई। सिया, आप जाकर अपना सामान पैक कर लीजिए बेटा, थोड़ी देर में हमें निकलना है। दादी, आप और आरब गाड़ी में जाकर बैठिए, मैं सिया को लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आइएगा, हम और आरब आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना बोलकर गायत्री और आरब बाहर चले गए और राघव सिया का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में लेकर आया और बोला। जो भी अपना सामान लेना है उसे पैक कर लो। अंकल आंटी को मैं समझा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। सिया ने गुस्से से राघव के हाथ से अपना हाथ खींचा और बोली। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है। देखा ना आपने, एक पल में क्या हो गया, सब बिखर गया। माँ बाबा को लगता है उनकी बेटी बिगड़ गई है, इसलिए दोनों मुझसे नाराज हो गए हैं और मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। मना किया था मैंने, फिर क्यों आपने ऐसा किया? राघव, गिरा दिया ना आज आपने मुझे सबकी नजरों में। कुछ नहीं किया है मैंने और ना ही तुमने। अंकल आंटी अभी नाराज हैं तुमसे, लेकिन मैं उन्हें मना लूंगा। तुम परेशान मत हो और अपना सामान पैक करो, हमें अभी निकलना है। सिया ने एक नज़र राघव को देखा और बोली। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है ना, ना आज और ना ही कल। आप यहाँ से चले जाइए और हमेशा के लिए मुझे भूल जाएं। नहीं जाना है मुझे। इतना बोलकर वह अपने चेहरे पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। राघव जो कब से चुप बैठा उसकी बातें सुन रहा था, उससे अब रहा नहीं गया, तो उसने सिया को अपने सीने से लगा लिया। चुप, अब और रोना नहीं। मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अंकल आंटी की ये जो नाराजगी है उसे भी खत्म कर दूंगा। तुम रोना बंद करो। राघव सिया से अलग होकर उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर बोला। लेकिन सिया चुप होने की बजाय और रो रही थी। राघव ने सिया की पलकों पर अपने होंठ रख दिए, जिससे सिया की आंखें अपने आप बंद हो गईं और फिर वह सिया के होंठों पर झुका और सिया के होंठ अपने होंठों की कैद में ले लिए। कुछ देर बाद राघव सिया से अलग हुआ और उसका माथा चूम लिया। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब रोना नहीं और अपना सामान पैक कर लो। तब तक मैं आंटी से बात करके आता हूँ। राघव ने सिया का गाल छुआ और उसके रूम से बाहर निकल आया और किचन में चला गया। यहाँ जानकी खड़ी रो रही थी। आंटी, एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। राघव की आवाज़ सुनते ही जानकी ने अपने चेहरे पर आए आंसू साफ किए और बोली। सुनने और सुनाने के लिए अब बचा ही क्या है? जो तुम्हें करना था वो तो तुम कर चुके। आंटी, जो भी किया सिया की खुशी के लिए और उसकी जान बचाने के लिए किया, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था जिसे आप लोगों को दुख हो या बुरा लगे। आप सिया से ऐसे नाराज मत रहिए, उसकी कोई गलती नहीं है। तुम मत समझाओ हमें क्या करना है और क्या नहीं। सिया को ले जा सकते हो तुम लोग अपने साथ। ले जाने को तो मैं अभी सिया को ले जाऊं, लेकिन हम चाहते हैं आप लोग सिया को खुशी खुशी विदा करें हमारे साथ। आपके परिवार वाले और सिया आपका इंतजार कर रही है। जाइए। आंटी प्लीज, आप लोग सिया से नाराज मत रहिए, वह इल्तिजा करते हुए बोला।
राघव जाइए आप। जब हमें लगेगा सिया को माफ कर देना चाहिए, उस वक्त मैं और उसके बाबा सिया से मिलने आएंगे। लेकिन अभी तुम सिया को अपने साथ लेकर जाओ। अतुल बहुत गुस्से में है। मैं नहीं चाहती बाप बेटी के बीच कुछ भी गलत हो और बात बिगड़े। अभी सिया का तुम लोगों के साथ जाना ही सही है। राघव ने एक नज़र जानकी को देखा और बोला, ठीक है, मैं अभी सिया को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। लेकिन आपको वादा करना होगा, बहुत जल्द आप सिया से मिलने आएंगी और अंकल को भी अपने साथ लेकर आएंगी। वादा नहीं करती, लेकिन अतुल को मनाकर बहुत जल्द हम दोनों आएंगे। सिया हमारी इकलौती बेटी है। अतुल और मैं उससे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए यहाँ चले आए। अतुल अभी सिया से नाराज है। इतनी बड़ी बात उसने हमसे छिपाई, लेकिन मैं उन्हें मना लूंगी। तुम बस सिया का अच्छे से ख्याल रखना और कभी उसकी आंखों में आंसू मत आने देना। जानकी रोते हुए बोली, आंटी, आप फिक्र मत कीजिए। कभी भी आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब इजाज़त दीजिए। वह हाथ जोड़कर बोला तो जानकी ने राघव के सर पर हाथ रख दिया। राघव सिया के रूम में आया। वह बैग बेड पर रखे बैठी थी और आंखों से आंसू की लड़ी बह रही थी। चलें, दादी और आरब बाहर गाड़ी में हमारा इंतजार कर रहे हैं। राघव की आवाज़ सुनकर सिया ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और उठ खड़ी हुई। मैं माँ से एक बार मिलकर आती हूँ। इतना बोलकर वह रूम से बाहर निकल गई और राघव उसका बैग लेकर लिविंग रूम में आ गया। माँ, सिया किचन के दरवाजे पर खड़ी होकर बोली। उसकी आवाज़ पर जानकी के खाने बनाते हाथ रुक गए और आंसुओं में रवानगी आ गई। माँ, आप तो मुझे समझने की कोशिश कीजिए। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया है। बस मेरी बच्ची, बस। और मत रो। कब से रोए जा रही है। मैं जानती हूँ तूने कुछ नहीं किया है, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कर सकती। जानकी रोते हुए सिया के पास आई और उसके चेहरे पर आए आंसू साफ करने लगी। बाबा कहाँ गए हैं? मुझे उनसे मिलना है। तेरे बाबा बहुत नाराज हैं और मुझे नहीं पता अतुल कहाँ गए हैं। कुछ दिन में उनकी नाराजगी खत्म हो जाएगी, तब मैं उन्हें लेकर तुमसे मिलने आऊंगी। माँ, मुझे नहीं जाना है। वह सिया रोते हुए बोली। ऐसा नहीं बोलते। राघव की दादी तुम्हें लेने आई हैं और उनके साथ तुम्हें जाना होगा अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने। अब ये आंसू बहाने बंद कर और चल। राघव बाहर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सिया जानकी के गले लगी और फूट फूट कर रोने लगी। जानकी सिया से अलग हुई और उसका माथा चूमा। सिया ने रोते हुए पूरे घर को एक नज़र देखा और राघव के साथ आगे बढ़ गई। जानकी चेहरे पर हाथ रखकर रोने लगी और सिया को जाते देखती रही। राघव ने सिया के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और फिर सिया के बैठने के बाद वह ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। गायत्री देवी सिया की तरफ खिसकी और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर आंखों से बह रहे आंसू साफ किए और उसे अपने सीने से लगा ली। राघव ने सामने लगे मिरर में एक नज़र सिया को देखा और सामने देखकर ड्राइव करने लगा। आरब भी सिया और राघव दोनों की हालत समझ रहा था, लेकिन अभी कुछ भी कहने के लिए सही वक्त नहीं था, इसलिए वह खामोश बैठा सामने देखता रहा। कुछ घंटों बाद गाड़ी मल्होत्रा हाउस आकर रुकी। राघव गाड़ी से बाहर आया और सिया की तरफ का दरवाज़ा खोल दिया और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। सिया ने एक नज़र उसे देखा और एक नज़र उसके हाथ को देखकर उसने राघव की हथेली पर अपनी हथेली रख दी, जिसे राघव ने थाम ली और फिर वह बाहर आ गई। आप लोग अभी यहीं दरवाजे पर ही खड़े रहना, मैं घर प्रवेश की तैयारी करवाती हूँ। अरब, आप आइए हमारे साथ। गायत्री देवी अंदर आते हुए बोली और अरब भी उनके साथ अंदर बढ़ गया। राघव और सिया घर की दहलीज पर आकर खड़े हो गए। राघव ने एक नज़र सिया को देखा और सामने देखने लगा, लेकिन सिया ने अभी तक एक बार ना तो नज़र उठाकर सामने देखा और ना ही अपने बराबर साइड खड़े राघव की तरफ। लेकिन राघव कनखियों से उसे ही देख रहा था। गृह प्रवेश की रस्म के बाद सब लिविंग रूम में आए। गायत्री देवी ने मीना से खाना लगाने के लिए बोल दिया। आप लोग जाकर फ्रेश होकर आ जाइए, तब तक खाना लग जाएगा। राघव, सिया को अपने रूम में ले जाइए बेटा। जी दादी। चलो सिया। इतना बोलकर राघव ने सिया की कलाई पकड़ी और उसे सीढ़ियों की तरफ लेकर बढ़ गया। आरब और गायत्री उन दोनों को ऊपर जाता देख रहे थे।
जब आरब बोला, दादी हमें नहीं लगता हम लोग सिया के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। मतलब क्या है आपका? हम समझे नहीं। गायत्री देवी नासमझी में बोली और काउच पर आकर बैठ गई। सिया के साथ हम लोगों ने ठीक नहीं किया है। कुछ वक्त तो देना था भाई को, अपने और उनके रिश्ते को समझने के लिए। लेकिन एकदम और अचानक से सिया को अपने साथ यहाँ लाकर आ गए। आपको नहीं लगता हमने उसके साथ ज्यादती की है? आरब, ये जाति नहीं है। सिया के साथ राघव ने सिया को वक्त दिया था सब कुछ समझने के लिए, लेकिन सिया खुद से सब कुछ छोड़कर और सबको बिना बताए अपनी फैमिली के साथ चली गई। हमें नहीं लगता राघव ने कुछ गलत किया है, और हमें राघव पर पूरा भरोसा है। वो बहुत जल्द सिया के दिल में अपने लिए प्यार जगा लेंगे, और सिया खुद उस दिन इस रिश्ते को दिल से अपनाने के लिए मान जाएगी। आप ये सब मत सोचिए आरब। इन सब बातों को सोचने के लिए राघव और हम हैं बेटा। जी दादी, सही कहा आपने। जैसा आप लोगों को ठीक लगे। मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। बहुत भूख लग रही है। ठीक है, जल्दी जाइए और जल्दी आइए। हम आपका खाने पर इंतजार कर रहे हैं। गायत्री देवी ने आरब का गाल छूकर कहा। उसके इतना बोलते ही आरब चला गया और गायत्री देवी भी अपने रूम में चली गई। राघव सिया को अपने रूम में लेकर आया, लेकिन सिया दरवाजे पर ही रुक गई। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। सिया की आंखों में नमी थी। वह उसे ही देख रही थी। क्या हुआ? यहाँ क्यों रुक गई? अंदर चलो। आपको याद है, एक बार आपने मुझे अपने रूम में बिना आपकी इजाजत के आने से मना किया था। सिया के इतना बोलते ही राघव के दिमाग में वो मंजर घूमने लगा जब उसने सिया को कितना कुछ सुनाया था उसके रूम में आने के लिए, और खास तौर से मना किया था इस रूम में बिना उसकी इजाजत के आने से। हाँ, वो ये तब की बात थी जब तुम मेरी कुछ नहीं लगती थी, और अब तुम मेरी बीवी हो। इस रूम में आ जा सकती हो। यह रूम जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। अब आओ अंदर। वह सिया को अंदर लेकर आया और उसे बेड पर बैठाते हुए बोला। राघव सिया का हाथ अपने हाथ में लिए बैठा था और वह इधर उधर नजर दौड़ाकर देख रही थी। राघव की आंखों में देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ कहना चाहती हो? राघव सवालिया नजरों से उसे देखते हुए बोला। सिया ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, हाँ, तो फिर बोलो, क्या बात करनी है? मैं यहाँ आपके साथ आई, इसकी एक वजह है जिसके लिए मैं अभी भी इस रिश्ते को नहीं मानती। सिया के इतना बोलते ही राघव ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? मैं नहीं मानती हमारे धोखे से हुई इस शादी को। मजबूरन मुझे आपके साथ आना पड़ा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है आपका मुझ पर कोई भी हक है। जब तक मैं यहाँ हूँ आप मुझे मेरी मर्जी के बिना हाथ तक नहीं लगाओगे। और जिस दिन माँ बाबा ने हमें अपना आशीर्वाद दे दिया और भगवान की दया से मुझे आपसे प्यार हो गया, उस दिन सिया आपकी बाहों में होगी। ये तुम जाती कर रही हो मेरे साथ बीबी। बीबी हो तुम मेरी, और एक ही कमरे में हम एक ही बेड पर साथ में सोने वाले हैं। फिर तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? राघव के इतना बोलते ही सिया की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और घबराहट होने लगी। नहीं, मैं आपके साथ एक बेड शेयर नहीं करूंगी, वह अटकते हुए बोली। तुम्हारे नहीं कहने से कुछ नहीं होने वाला। तुम मेरे साथ बेड पर ही सोने वाली हो। जब तक तुम खुद मेरी तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाओगी तब तक मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। इसलिए अब क्या करना है ये तुम सोच लो। पहले चलकर डिनर कर लो, दादी खाने पर इंतजार कर रही हैं। इतना बोलकर राघव ने कवर से टॉवल लिया और बाथरूम में घुस गया। सिया ने राघव को अंदर जाते देखा और फिर से चेहरा झुकाकर बैठ गई। अभी मैं इस रिश्ते को दिल से निभाने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। सिया ने गहरी सांस ली और अपने बैग से रात के पहनने के लिए कपड़े निकालने लगी। डाइनिंग टेबल पर बैठकर सबने खामोशी से खाना खाया। आरब तो पहले ही सोने चला गया था और फिर गायत्री देवी भी अपने रूम में चली गई। राघव लिविंग रूम में बैठकर किसी से फोन पर बात कर रहा था। सिया ने एक नज़र उस पर डाली और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर रूम में आ गई। इतना बड़ा रूम है, मैं यहाँ कहीं भी सो सकती हूँ, लेकिन उस रावण के साथ बेड शेयर तो नहीं करूँगी। ये कमरा उसका है, सोए वो अपने इस आलीशान बेड पर, लेकिन मैं यहाँ काउच पर सोने वाली हूँ। सिया खुद से बड़बड़ाई
और बेड से तकिया और ब्लैंकेट उठाकर काउच पर आकर लेट गई और ऊपर से नीचे तक खुद को उससे कवर कर लिया। थोड़ी देर बाद राघव रूम में आया और दरवाजा बंद करके पूरे रूम में नजर दौड़ाई तो सिया काउच पर सोती नजर आई। उसने लंबी सांस ली और सिया के सर पर आकर खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, सिया, मेरे मना करने के बाद भी तुम काउच पर सो रही हो। उठो यहाँ से और चलकर बेड पर सो जाओ। इतना बोलकर राघव ने सिया के बोलने का इंतजार किया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और ऐसे ही लेटी रही। सिया, अगर तुम नहीं उठी तो मैं तुम्हें खुद उठाकर बेड पर लिटा दूंगा, इसलिए जल्दी उठो और चलकर बेड पर सो जाओ। इस बार भी सिया नहीं बोली तो राघव ने उसके चेहरे से ब्लैंकेट हटाई तो हैरान रह गया। वह सबसे बेखबर दुश्मन जान आराम से सो रही थी, जिसे देखकर राघव उसमें खो गया और वहीं उसके पास बैठ गया। राघव ने सिया के चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे किया और उसे निहारने लगा, क्योंकि जागते में तो वह बहुत कम उसे ऐसे निहारता था। सिया आज पूरी तरह उसकी हो गई थी। उसे हक था उसे ऐसे देखने और प्यार करने का। अब चाह कर भी कोई राघव को उसकी सिया से अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह 7 जन्मों जन्म तक का था। राघव ने झुककर सिया के माथे पर अपने होंठ रखे और उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करके खुद बेड पर आकर लेट गया और आंखें बंद कर ली। आज उसके चेहरे पर सुकून ने अपना पहरा जमा रखा था। जिसकी तलब जाने कब से थी, वो आज हमेशा के लिए उसकी हो गई थी। यही राघव के लिए काफी था। सुबह सिया की आंख खुली, वह अंगड़ाई लेते हुए उठ बैठी। गर्दन में तेज दर्द होने की वजह से उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकली और आंखों में नमी जमा हो गई। आह, मेरी गर्दन, वह कराहते हुए बोली और गर्दन को हाथ से दबाने लगी। काउच पर सोने की वजह से गर्दन अकड़ गई थी, जिससे उसे दर्द हो रहा था। क्या हुआ, सब ठीक है? तुम दर्द से करा क्यों रही हो? राघव टॉवल से सर पोंछते हुए बाहर आते हुए बोला। कुछ नहीं, सिया ने इतना बोला और काउच से उठकर ब्लैंकेट की तह करते हुए बोली और उसे बेड पर रखकर बाथरूम जाने लगी। वह 2 कदम ही चली थी, तभी राघव ने उसकी कलाई पकड़ ली। सिया ने अपनी कलाई पर पकड़ महसूस की। उसके कदम वहीं रुक गए। उसने गर्दन घुमाकर राघव की तरफ देखा। जब तक वह कुछ समझ पाती, राघव ने उसकी कलाई पकड़कर उसे खुद के करीब कर लिया। सिया का सर उसके सीने से जा टकराया। सिया ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। राघव भी उसे ही देख रहा था। राघव ने सिया की कमर में हाथ डाला और उसे खुद के करीब कर लिया। अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो और अपनी परेशानी, दुख, तकलीफ मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? इसलिए बताओ, क्या हुआ? क्यों दर्द से करा रही थी? वह जांचती नजरों से उसे देखते हुए बोला। राघव के ऐसे देखने पर सिया की नजरें झुक गईं और गालों पर शर्म की लाली आ गई। बताओ, क्या हुआ है? मैं ठीक हूँ, वह नजरें चुराते हुए अटक अटक कर बोली। अगर ठीक होती तो ऐसे कराती नहीं। वो काउच पर सोने की वजह से गर्दन अकड़ गई है और दर्द कर रही है। ये बात बताने के लिए इतना वक्त लगा रही थी तुम? दिखाओ, कहाँ दुख रहा है? राघव ने गर्दन से सिया के बाल हटाए और देखने लगा। राघव की ठंडी उंगलियां जैसे ही सिया की गर्दन को छुई, वह अंदर तक कांप गई और खुद ब खुद उसकी आंखें बंद हो गईं। मना किया था ना काउच पर मत सोना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी मनमानी करनी थी। देख लिया अंजाम? वह गुस्से से बोले जा रहा था, लेकिन सिया को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वह तो राघव की उंगलियों के स्पर्श को महसूस कर रही थी, लेकिन वह इन सबसे अनजान उसकी गर्दन को चारों तरफ से देख रहा था। मैं ठीक हूँ, सिया राघव का हाथ अपनी गर्दन से हटाते हुए बोली और उससे दूर हो गई। कहाँ ठीक हो? पूरी गर्दन लाल हो चुकी है। तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। इतना बोलकर राघव अपना फोन लेकर बालकनी में आ गया और डॉक्टर को फोन करने लगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सिया को देखकर जा चुका था और उसे आराम करने का बोल कर गया था, क्योंकि गर्दन की नस पर नस चढ़ गई थी, जिसकी वजह से दर्द हो रहा था। राघव ने सिया को अपने हाथों से नाश्ता कराया और फिर गाड़ी की चाबी उठाते हुए बोला, आने में मुझे लेट हो जाएगा। ऑफिस में बहुत काम पेंडिंग पड़े हैं, उन सबको आज कंप्लीट करना है। तुम खाना खाकर सो जाना। मैंने मीना से बोल दिया है, वो तुम्हारा ध्यान रखेगी। और हाँ, बेड पर सो जाना आज। अगर तुमने अपनी मनमानी की
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई बात समझ? आपसे बुरा कोई है भी नहीं। सिया मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। कुछ कहा तुमने? नहीं, ठीक है, अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर राघव चला गया। पता नहीं खुद को समझते क्या है। समझा तो ऐसे रहते जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ और मुझे कुछ पता नहीं। सिया खुद से बोली और लेट गई क्योंकि गर्दन बहुत ज्यादा दर्द कर रही थी। राघव ऑफिस पहुंचा और आते ही सिया का नंबर मिलाकर फोन कान से लगाया। बेल जा रही थी लेकिन वह फोन नहीं उठा रही थी। राघव ने 2-3 बार कॉल की लेकिन सिया ने एक बार भी कॉल पिक नहीं की। ये लड़की खुद को समझती क्या है। यहाँ मैं उसके लिए इतना परेशान हूँ और वो मैडम मेरा फोन नहीं उठा रही। राघव गुस्से से दांत भींचते हुए बोला और लैपटॉप खोलकर काम करने लगा। थोड़ी देर बाद राघव ने फिर से कॉल की लेकिन इस बार भी सिया ने कॉल पिक नहीं की। यार, हद है इस लड़की की। पता नहीं कहाँ है जो फोन नहीं उठा रही है। वह झुंझलाकर बोला और इधर उधर चक्कर काटने लगा। लेकिन दूसरी तरफ सिया गायत्री देवी के साथ बैठी बातें कर रही थी जिनका वह हाँ हूं में जवाब दे रही थी। गायत्री देवी ने सिया के उदास चेहरे पर नजर जमाई और बोली, सिया बेटा, एक बात पता है आपको? कौन सी बात दादी? यही कि हम शुरू से आपको अपने राघव की दुल्हन बनाना चाहते थे और आज जैसे तैसे वो दिन आ भी गया। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि आप इस शादी से खुश नहीं है। गायत्री देवी के इतना बोलते ही सिया की नजरें झुक गईं। हम ये नहीं कहते राघव ने आपके साथ सही किया है। उनका तरीका गलत था आपसे इस तरह शादी करने का। लेकिन राघव ने यह सब जज्बात में आकर किया। वो आपसे प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं। और इस कमरे में ये जो आपकी इतनी तस्वीर है, इनको देखकर तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा। जब आप यहाँ नहीं थी उस वक्त राघव इन तस्वीरों के साथ वक्त गुजारते थे। आपके जाने के बाद हमने देखा है उन्हें टूटते हुए। लेकिन एक उम्मीद भी थी, एक न एक दिन आप उन्हें जरूर मिलेंगी। और आप मिल गई। आपके आने से राघव बहुत खुश है। हमारे पोते की जिंदगी में आप आ तो गई हैं। अब उनकी जिंदगी में खुशियों के रंग भी भर दीजिए। हमारे राघव को अपना लीजिए। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। इतना बोलकर गायत्री देवी चुप हो गई और उम्मीद भरी नजरों से सिया को देखने लगी। मेरे लिए ये सब एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है दादी, लेकिन राघव को समझने की कोशिश जरूर करूंगी। उसके इतना बोलते ही गायत्री देवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उन्होंने सिया का माथा चूम लिया। हमें आपसे यही उम्मीद थी। थैंक यू सो मच बेटा। आप आराम करिए, हम आपके लिए खाना भिजवाते हैं। इतना बोलकर गायत्री देवी चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वहां से चली गई और सिया बैठी उनकी बातों को सोचती रही। थोड़ी देर बाद सिया ने अपना दिमाग झटका और टेबल पर रखा फोन उठाया तो हैरान रह गई। राघव की इतनी सारी मिस्ड कॉल देखकर वह घबरा गई और उसने झट से उसे कॉल बैक किया। दूसरी तरफ राघव हाथ में फोन लिए बैठा ही था। जब वह बजा तो उसने फौरन कॉल पिक की और कान से लगाकर गुस्से में बोला, कहाँ थी तुम? कब से कॉल कर रहा हूँ। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ राघव, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? 4 घंटे से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ लेकिन तुम पता नहीं कहाँ हो। कितना परेशान हो गया था जब तुम कॉल नहीं उठा रही थी। मैं दादी के साथ बैठी थी और फोन साइलेंट था, इसलिए आपके फोन का पता नहीं चला। आज के बाद फोन साइलेंट मत रखना। अभी साइलेंट से हटाओ। इसे सामने वाला इंसान चाहे कितना ही परेशान हो, आज के बाद तुम्हारा फोन साइलेंट नहीं रहना चाहिए। छोड़ो ये सब और बताओ, अब गर्दन का दर्द कैसा है? ज्यादा दर्द नहीं है, अब ठीक है। खाना खाकर दवाई अच्छे से ले लेना। और हाँ, थोड़ी देर बाद फिर से मैं कॉल करूँगा। फोन साइलेंट से हटा देना। बाय, ख्याल रखना अपना। जी, वह धीरे से बोली। उसके इतना बोलते ही राघव ने कॉल कट कर दी और गहरी सांस भरते हुए बोला, कितना डर गया था। तुमसे बात करके अब दिल को सुकून मिल रहा है। तुम मेरे लिए सांसों से भी ज्यादा जरूरी हो। जब तक तुम्हें ना देखूं दिल को सुकून आता नहीं। ये इन्हें अचानक से क्या हुआ, इतने बेचैन मेरे फोन ना उठाने से? दादी के साथ बिजी थी, ऐसी भी कोई जरूरी बात नहीं की जिसकी वजह से इतने फोन किए? एक नंबर का रावण है जो मेरी तो समझ से परे है। वह खुद से बड़बड़ाई और उठकर बालकनी में आकर खड़ी हो गई जहाँ ठंडी ठंडी हवा के झोंके आकर सिया के बालों को बिखरा रहे थे। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और मन एकदम शांत हो गया। सिया ने अपनी आंखें बंद की
और गहरी सांस भरने लगी, जिसकी वजह से चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पायल यार, कब से मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ और तुम हो मेरा कॉल पिक ही नहीं कर रही हो। चल क्या रहा है आखिर ये सब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऋषि यूनिवर्सिटी में पायल को आता देखकर उसके पास आकर बोला। तुम्हें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। जिसे जो समझना था उन्हें सब कुछ अच्छे से समझ आ गया है। वह ऋषि के साथ आगे बढ़ते हुए बोली। मतलब किसे क्या समझना था? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर तुम बोल क्या रही हो? और सिया कहाँ है? 3-4 दिन से वह यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही है? मुझे उससे बात करनी है। तुम मिली उससे? उस दिन के बाद मैं सिया से नहीं मिली। सिया तुम्हारी दोस्त है और उस दिन के बाद से तुम उससे मिली नहीं? आर यू सीरियस? वह हैरान होते हुए बोला। इसमें सीरियस होने की क्या बात है? सिया की अपनी जिंदगी है और वो क्या कर रही है अपनी जिंदगी में, क्या नहीं, हमें उससे दूर रहना चाहिए। देखो, लिसन, मुझे घुमा फिरा कर ना तो बात करना आती है और ना ही ये आधी अधूरी बात मेरी समझ में आती है। इसलिए साफ साफ कहो, बात क्या है? सिया शादीशुदा है। उस दिन जो शख्स उसे अपने साथ गाड़ी में लेकर गया था वो कोई और नहीं बल्कि सिया का हस्बैंड था। पायल के इतना बोलते ही ऋषि हैरान रह गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जितने हैरान अभी तुम हो उतना ही हैरान मैं भी थी जब ये बात मुझे पता चली थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। सिया की शादी नहीं हो सकती। उससे मैं प्यार करता हूँ और मैं ही शादी करूँगा। पागल हो गए हो तुम जो ऐसी बातें कर रहे हो? क्यों नहीं हो सकती सिया की शादी? और वैसे भी उसकी शादी आज या कल नहीं हुई बल्कि 2 साल पहले हो रखी है। किसी गलत फहमी की वजह से वह यहाँ आ गई थी और दोनों के बीच गलत फहमी खत्म हो गई है, इसलिए सिया चली गई अपने हस्बैंड के साथ। तुम ऐसे पागलों के जैसे रिएक्ट मत करो। मैं पागलों के जैसे रिएक्ट ना करूं? ओह रियली, तुम जानती भी हो मैं सिया से किस हद तक प्यार करता हूँ। लेकिन तुम क्या जानो, तुम्हें तो आज तक किसी से प्यार हुआ भी नहीं है। खैर छोड़ो ये सब बातें, और ये बताओ कहाँ रहती है सिया? कहाँ रहती है ऐसे क्या मतलब है? उसका हस्बैंड ले गया है उसे अपने साथ। यही तो पूछ रहा हूँ, सिया का हस्बैंड कहाँ लेकर गया है उसे? मनाली शहर में रहती थी पहले और वहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन से उसकी शादी हो रखी है। वो सिया को अपने साथ वहीं लेकर गया है। अब सिया को भूल जाओ और आगे बढ़ो। सिया को तो अब जिंदगी भर नहीं भूल सकता मैं। पागलों जैसी बातें मत करो। पागल ही हो गया हूँ उसके प्यार में। और एक वो है जिसे कोई खबर तक नहीं। ऋषि, कुछ भी ऐसा वैसा करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुम सिया के हस्बैंड को नहीं जानते। अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा किया और उसे पता चला तो नहीं छोड़ेगा वो तुम्हें, ये बात याद रखना। तुम अपने काम से काम रखो पायल, और मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। तुमसे सिया के बारे में थोड़ा बहुत पूछ क्या लिया, तुम तो पता नहीं खुद को क्या समझ रही हो। मुझे जो करना है वो मैं तुमसे पूछकर नहीं करूँगा। ओके? ऋषि ने पायल को गुस्से से कहा और लंबे लंबे डग भरता हुआ वहां से चला गया। यह ऋषि खुद अपनी मौत को दावत दे रहा है, लेकिन मुझे कुछ भी करके इसे रोकना होगा, वरना बहुत गलत हो जाएगा। सबसे पहले मुझे सिया से बात करनी होगी और उसे ऋषि के बारे में सब कुछ बताना होगा। मैं खुद से बोली और आगे बढ़ गई। सिया को तो हमने समझा दिया है। हमें उम्मीद है सिया हमारी बात कभी नहीं टालेगी, राघव, और अपने रिश्ते को निभाने की कोशिश करेगी। अब हमें बस राघव को समझाना है ताकि वो भी सिया को समझे और उन्हें वक्त दे। गायत्री देवी सीढ़ियों से उतरते हुए खुद से बोली और किचन में चली गई मीना को खाना का बोलने। मीना खाना बना रही थी जब गायत्री देवी उसके पास आकर बोली, मीना बेटा, जब तक सिया पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती आपको सिया का अच्छे से ख्याल रखना है। जिस भी चीज़ की उनको ज़रूरत होगी आपको वक्त से पहले उनको ले जाकर देनी है। दादी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। सिया भाभी का मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। आप बस अपना ख्याल रखिए। ये तो हमें मालूम है आप सिया का अच्छे से ख्याल रख लेंगी, लेकिन फिर भी एक बार हम तसल्ली करना चाहते हैं आपको ये जिम्मेदारी देकर। इतना क्यों सोच रही हैं दादी आप? मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है बेटा, हमें आप पर पूरा भरोसा है। अब आप जाकर सिया को उनके कमरे में खाना दे आइए। जी दादी, बस खाना तैयार हो गया है, मैं अभी भाभी को खाना देकर आती हूँ।
वह चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली। गायत्री देवी ने मीना के सर पर प्यार से हाथ फेरा और चली गई। सिया से मैं प्यार करता हूँ और उसे ऐसे किसी और के साथ जाने नहीं दे सकता। भले ही उसकी शादी हो गई हो, लेकिन मैं उसे हासिल करके रहूंगा। उसके लिए चाहे मुझे उसके शहर ही क्यों ना जाना पड़े। सिया मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। आ रहा हूँ तुम्हें लेने सिया, मेरा इंतजार करना। ऋषि शराब पीते हुए बोला और गुस्से से गिलास सामने दीवार पर दे मारा। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, चाहे सिया का हस्बैंड ही क्यों ना हो। आ रहा हूँ मैं सिया। रात का तीसरा पहर चल रहा था जब राघव की गाड़ी मल्होत्रा हाउस आकर रुकी। वह गाड़ी से उतरकर सीधा घर के अंदर चला आया। पूरे घर में अंधेरा था, सब सो चुके थे। राघव लिविंग रूम में आया, टेबल पर कोट और ऑफिस बैग रखकर किचन में चला गया। बहुत भूख लग रही है, पता नहीं कुछ बना हुआ है भी या नहीं, एक बार देख लेता हूँ। इतना बोलकर राघव ने फ्रिज खोला और उसमें देखने लगा। राघव ने फ्रिज से खाना निकाला और उसे गर्म करने लगा। थोड़ी देर बाद राघव ने खाना खाया और अपने लिए कॉफी लेकर अपने रूम का रुख किया। राघव ने रूम में आकर दरवाजा बंद किया और अंदर आकर एक नज़र बेड पर सो रही सिया पर डाली और फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। राघव फ्रेश होकर आया और कॉफ़ी का मग लेकर बालकनी में आ गया और वहाँ पड़ी चेयर पर बैठ गया और लैपटॉप खोलकर उसमें काम करने लगा। काम करते करते उसे पता ही नहीं चला कब नींद से उसकी पलकें बोझल हो गईं और वह वहीं बैठा बैठा सो गया। सुबह सिया की आंख खुली। उसने आंखें खोलकर अपने बराबर साइड देखा जहाँ राघव नहीं था। वह उठकर बैठी और काउच की तरफ देखा, वहाँ भी नहीं था। क्या राघव रात घर नहीं आए? वह मन ही मन इतना ही बोली थी कि तभी सिया की नज़र टेबल पर रखे राघव के ऑफिस बैग पर पड़ी। इसका मतलब राघव घर आ गए हैं, लेकिन है कहाँ, दिखाई नहीं दे रहे। सिया बेड से नीचे उतरी और बाथरूम के पास जाकर देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। वह बालकनी में आई जहाँ राघव चेयर पर बैठा सो रहा है और लैपटॉप गोद में रखा है। कोई कह सकता है यह वही रावण है जो हर वक्त गुस्से में घूमता रहता है? नहीं ना, अभी शक्ल से कितना मासूम और क्यूट लग रहा है। सिया ने अपनी उंगली से राघव के माथे पर बिखरे बालों को पीछे किया और उसकी गोद से लैपटॉप उठाकर टेबल पर रख दिया। पता नहीं उसे क्यों राघव पर इतना प्यार आ रहा था। वह चाह कर भी उससे अपनी नजरें हटा नहीं पा रही थी और वहीं खड़ी प्यार से उसे निहारने लगी। सिया ने राघव के गाल पर धीरे से हाथ लगाया और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। वह जैसे ही पीछे होने लगी तभी राघव कुनमुनाते हुए अपनी आंख खोलने लगा। उसे जागता देख सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। जब तक राघव आंख खोल पाता सिया झट से अंदर भाग गई और बेड पर जाकर लेट गई। ब्लैंकेट से खुद को ऊपर से नीचे तक कवर कर लिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो बच गई। अगर रावण उठ जाता तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचने लग जाता। वो तो खुद ऐसे मौके की तलाश में रहता है। सिया सीने पर हाथ रखकर अपनी बढ़ रही धड़कनों को सही करने लगी। ऐसा क्यों लगा जैसे अभी यहाँ कोई था? राघव सीधे बैठकर इधर उधर देखते हुए बोला और खड़ा हो गया। उसने टेबल पर रखा लैपटॉप उठाया और रूम में आ गया। राघव की नज़र बेड पर सो रही सिया पर पड़ी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कमाल है, ये लड़की भी कितना सोती है, अभी तक उठी नहीं। वह सिया के पास आया और उसके चेहरे से ब्लैंकेट हटाने लगा। सिया ने जब राघव के कदमों की आवाज़ अपने करीब सुनी तो उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। राघव ने धीरे से सिया के चेहरे से ब्लैंकेट हटाई तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट और बढ़ गई। ये लड़की भी कमाल है, किसी चीज़ का होश नहीं है। राघव ने सिया के चेहरे पर बिखरे बालों को कान के पीछे किया और प्यार से उसे निहारने लगा। राघव की नज़रें खुद के चेहरे पर महसूस करते करते सिया की हालत खराब होने लगी। दिल जोर से धड़कने लगा और हाथ ब्लैंकेट पर कस गए। तुम मुझसे दूर ही सही, लेकिन मेरे सामने तो हो, और हर सुबह मैं तुम्हारा चेहरा देखकर अपनी आंखें खोलना चाहता हूँ। आई लव यू सो मच सिया, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। इतना बोलकर राघव ने सिया का माथा चूमा और टॉवल लेकर बाथरूम में चला गया। राघव के जाने पर सिया उठ बैठी और सीने पर हाथ रखकर सांस लेने लगी। कितना मुश्किल होता है किसी के सामने सोने की एक्टिंग करना। अगर राघव कुछ देर और बैठा मुझे देखता रहता
तो अब तक तो मैं उठ बैठी होती। हे भगवान, आपकी लीला भी अपरंपार है। क्या से क्या हो गया है। मैं मन ही मन बोली और बालकनी में आकर खड़ी हो गई। राघव का इजहार मोहब्बत सुनकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। आप मुझसे प्यार करते हैं, यह तो मुझे पता है, लेकिन आपके मुंह से इजहार मोहब्बत सुनकर एक अलग ही खुशी हो रही है। वह खड़ी सोच ही रही थी कि तभी उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। सिया ने तुरंत पीछे पलटकर देखा तो वह गिरने से बाल बाल बची। राघव उसके बहुत करीब खड़ा था, जिससे सिया उससे टकरा गई। इससे पहले वह गिरती, राघव ने सिया को बाजुओं से पकड़ लिया और उसकी आंख में देखकर बोला, संभल कर चलो, अभी गिर जाती। मैं संभल कर ही चल रही थी, लेकिन आप मेरे पीछे खड़े थे। तुम्हें हर दुख तकलीफ से बचा सकूं, इसलिए तुम्हारे पीछे खड़ा मिलूंगा तुम्हें। इन सब की आदत डाल लो। देखते हैं। सिया अपने चेहरे पर आई मुस्कुराहट छिपाते हुए बोली, हाँ देख लेना। अच्छा ये बताओ, अब तुम्हारी गर्दन कैसी है। दर्द तो नहीं हो रहा। राघव सिया की गर्दन छूते हुए बोला। उसकी ठंडी उंगलियों का स्पर्श पाकर सिया अंदर तक सिहर गई और हाथ अपनी कमीज पर कस गए। सिया ने अपने सूख चुके गले को तर किया और बोली, दूर रहकर भी बात हो सकती है। क्या आप पास आने के बहाने ढूंढते रहते हैं। मैं ठीक हूँ। और इतना बोलकर वह पीछे हो गई, लेकिन राघव की मुट्ठी कस गई और दांत गुस्से से भिज गए। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई ऐसे मुझसे करे, इसलिए दूर रहकर बात किया कीजिए। सिया कितना बोलते ही राघव की गुस्से से मुट्ठी भिज गई और दांत कस गए, लेकिन वह फिर भी खुद को शांत किए खड़ा रहा। अब से आपको जो भी बात करनी होगी, प्लीज थोड़ा दूर रहकर किया कीजिए। वह इतना ही बोली थी। राघव ने उसके करीब जाकर एक हाथ उसकी कमर में डाला और उसे खुद के करीब कर लिया। जितना तुमसे दूर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना ही तुम मुझे मजबूर कर रही हो खुद के करीब आने के लिए। मैं तुम्हारे करीब ना आऊं तो किसे हक देना चाहती हो अपने करीब आने का। राघव के इतना बोलते ही सिया की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और मुंह हैरानी से खुल गया। और क्यों नहीं मैं तुम्हें छू सकता। तुम पत्नी हो मेरी, कानूनी तौर पर हक है मेरा तुम पर। तुम्हें वक्त देना चाहता हूँ हमारे रिश्ते को दिल से अपनाने के लिए, लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही उछल रही हो। आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, या तो सुधर जाओ और इस रिश्ते को दिल से निभाने के लिए मान जाओ, वरना मुझे तुमसे पत्नी होने का हक जबरदस्ती लेना पड़ेगा। आई बात समझ। राघव ने गुस्से से सिया को खुद से दूर किया और अंदर चला गया। राघव के जाने के बाद सिया की आंखों में जमा हो चुकी नमी ने अपनी सारी हदें तोड़ दी और आंखों से बाहर आकर गालों पर फिसलने लगी। मैंने आपको तकलीफ देने के लिए नहीं बोला, यह सब मेरा भगवान जानता है। मैंने तो ऐसे ही मजाक में बोल दिया। मेरा छोटा सा मजाक आपको इतना बुरा लगेगा, यह नहीं सोचा था मैंने। सिया मन ही मन बोली और गालों पर आए आंसू साफ करके अंदर बढ़ गई। वह जैसे ही अंदर आई, राघव अपना फोन टेबल से उठाकर फौरन रूम से बाहर निकल गया। सिया को राघव की पीठ नजर आई। इससे पहले वह कुछ बोलती, वह तेज कदमों से सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया। राघव, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं बेटा, आकर नाश्ता करते जाइए। गायत्री देवी लिविंग रूम में बैठी राघव को जाता देखकर बोली। दादी मन नहीं है, ऑफिस में ही कुछ खा लूंगा। राघव बिना रुके बोला और वहां से चला गया। इन्हें क्या हुआ, सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों है। कहीं सिया ने तो कुछ नहीं बोल दिया। सिया भागकर बालकनी में आई और राघव को देखने लगी। वह गुस्से से गाड़ी में बैठकर वहां से फौरन निकल गया। मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं था। अब कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे इनका मूड ठीक हो जाए। राघव से दूर कितना ही रह सकती हूँ, लेकिन उदास और परेशान नहीं। राघव का मूड ठीक करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। गायत्री देवी ने नाश्ता कर रही सिया की तरफ देखा, जो बेमन से नाश्ता कर रही थी। सिया, क्या हुआ आपको, नाश्ता क्यों अच्छे से नहीं कर रही हैं आप। सिया ने नजरें उठाकर गायत्री देवी की तरफ देखा और बोली, मैं ठीक हूँ दादी, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो हमें पहले बता देती आप, हम आपका नाश्ता रूम में ही भिजवा देते। उसकी जरूरत नहीं थी दादी, बस सर में दर्द है और कुछ नहीं। नाश्ता करने के बाद आप अपने रूम में जाकर आराम कर लेना। जी दादी। इतना बोलकर सिया नाश्ता करने लगी। गायत्री देवी ने एक नज़र उसे देखा और फिर नाश्ता करने लगी।
आरब, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सिया आरब को तैयार होकर बाहर जाते देख वह उसके पास आकर बोली, जी भाभी बोलिए, आपको क्या मदद चाहिए? मेरी। आरब चेहरे पर मुस्कान सजाकर बोला, वो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। राघव मुझसे नाराज है, उन्हें मनाने में। आप फिक्र मत कीजिए, शाम को मैं जल्दी घर आ जाऊंगा और फिर आपका काम अच्छे से कर दूंगा। आप बेफिक्र रहिए। थैंक यू आरब। वेलकम भाभी, अब मैं चलता हूँ, वरना लेट हो जाऊंगा। बाय। इतना बोलकर आरब वहां से चला गया और सिया वापस किचन में आ गई, जहाँ मीना नाश्ते के बर्तन साफ कर रही थी। अरे भाभी, आप यहाँ क्यों आई? आपको तो आराम करना चाहिए था। मैं ठीक हूँ मीना, तुम बताओ कैसी हो? मैं एकदम ठीक हूँ। एक बात बोलूं दीदी, अगर आपको बुरा ना लगे तो? हाँ बोलो, क्या बात बोलना चाहती हो तुम? आप राघव भैया को क्यों छोड़कर चली गई थी? आपको पता है, आपके जाने के बाद भैया कितना टूट गए थे। पूरा दिन ऑफिस में काम करते और वहां से आते ही खुद को रूम में बंद कर लेते। भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं। भाभी, कभी भी भैया को छोड़कर मत जाना। आपके बिना राघव भैया अधूरे हैं। बहुत तड़पे हैं आपके जाने के बाद और रोज आपको ढूंढने जाते थे, लेकिन फिर निराश होकर घर वापस आते। दादी और आरब भी उन्हें ऐसे देखकर बहुत दुखी होते थे, लेकिन आज आपके आने से जहाँ भैया खुश हैं, वहीं दादी और आरब भी बहुत खुश हैं। इतना बोलकर मीना चुप हो गई और अपना काम करने लगी। लेकिन सिया के कानों में मीना की कई बातें गूंज रही थी। वह किचन से सीधे रूम में आ गई, लेकिन आते ही सिया की नजर रूम में लगी राघव की बड़ी सी तस्वीर पर पड़ी। सिया तस्वीर के पास आई और उसे छूकर देखने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राघव ऑफिस तो आ चुका था, लेकिन उसके दिमाग में सिया के कई लफ्ज गूंज रहे थे, जिनकी गूंज राघव के कानों में किसी हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। वह गुस्से से अपने केबिन में इधर से उधर चक्कर काट रहा था और सिया के बारे में सोच रहा था। चाह कर भी राघव सिया की बातों को दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। राघव अपनी सोच में डूबा था जब उसके केबिन का दरवाजा खुला। उसने गर्दन घुमाकर देखा, आरब खड़ा मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? देख रहा हूँ मेरा भाई शादी के बाद कितना बदल गया है। हंसना तक भूल गया है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। ज्यादा सोच नहीं रहा हूँ, जो दिखता है वही बोल रहा हूँ। ज्यादा मत सोचो, आओ बैठो। राघव के इतना बोलते ही आरब चेयर पर आकर बैठ गया और राघव उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। आपको एक बात बतानी थी। क्या? बोलो। पहले वादा करो किसी से कहोगे नहीं, खासकर भाभी से। ठीक है, बताओ क्या बात है। भाभी आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रही हैं आज शाम। क्या? वह हैरानी से बोला। इतना हैरान होने की बात नहीं है भाई। मुझे नहीं पता आपके और भाभी के बीच क्या हुआ है और आप उनसे क्यों नाराज हैं, लेकिन भाभी शाम को आपके लिए कुछ प्लान जरूर कर रही हैं, जिससे आप उनसे नाराजगी खत्म कर दें। और मुझे क्यों बता रहे हो? वो इसलिए ताकि आज शाम आप घर जल्दी जा सको। ठीक है, अगर वक्त मिला तो देखता हूँ। और वैसे भी उसके पास मेरे लिए भक्ति कहाँ है? हर बार जो मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढती रहती है। देखते हैं क्या सरप्राइज तैयार कर रही हो तुम। वह धीरे से बोला। कुछ कहा आपने भाई? नहीं। चलो फिर मैं चलता हूँ। आप बस शाम को जल्दी घर चले जाना। ठीक है, राघव कुछ सोचते हुए बोला। उसके इतना बोलते ही आरब वहां से चला गया और राघव फिर से सिया के बारे में सोचने लगा। चलो फिर आज रात देखते हैं तुमने क्या सरप्राइज प्लान किया है। वह हल्के से मुस्कुराया और जल्दी जल्दी काम करने लगा ताकि जल्दी घर जा सके। शाम के वक्त राघव ने ऑफिस का काम खत्म किया और आरब को ऑफिस की जिम्मेदारी देकर वह घर के लिए निकल गया। दूसरी तरफ सिया ने अपने होठों पर लिपस्टिक लगाई और एक नज़र खुद को आईने में देखकर वह रूम से बाहर निकल आई और सीढ़ियां चढ़कर छत की तरफ बढ़ गई। चलो आज देखते हैं तुमने मुझे मनाने के लिए क्या कुछ प्लान किया है। राघव ने गाड़ी घर के पोर्च में रोकी और अंदर बढ़ गया। वह रूम में आया और नज़र दौड़ाकर पूरे रूम में देखा, जहाँ सिया नहीं थी। तभी उसकी नज़र बेड पर रखे अपने कपड़ों पर पड़ी, जिन्हें मुस्कुराते हुए राघव ने उठाया और तैयार होने बाथरूम में चला गया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।